दोस्तों नमस्कार। जब भी हम किसी के पास जाते हैं बात करने के लिए तो हम अलग अलग विषय चुनते हैं ताकि अलग अलग विषय के बारे में आपको पता लग सके। आज हम ऐसे शख्स के पास आए हैं जो भले ही कोई भी टॉपिक हो, कोई भी विषय हो, उस पर अपने जो विचार हैं उनको इस तरीके से रखते हैं ताकि हर व्यक्ति तक वो विचार जा सके और हर व्यक्ति उस विचार को समझ सके। इनका नाम निर्भय सिंह है और यहीं शामली में जो वीवी डिग्री कॉलेज है उसमें राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं। और जिस भी विषय पर हमने आज तक इनके साथ बात की है बड़ा अच्छे तरीके से, कम शब्दों में और इस तरीके से रखते हैं ताकि हर व्यक्ति समझ सके। कुंभ में आपने पता है कि किस तरीके से भगदड़ हुई, किस तरीके से वहाँ इतनी सारी मौतें हो गई, लेकिन जो बड़ा मीडिया है वो इसकी तरफ ध्यान नहीं लाना चाहता। और एक बाबा जी हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप गंगा किनारे आपका देहांत हो जाता है या आप मर जाते हैं तो आप तो मोक्ष के लिए निकल पड़े, जबकि मोक्ष का रास्ता पूरा, जो मोक्ष का रास्ता है वो पूरा अलग का अलग है। तो पहले प्रोफेसर साहब आपका स्वागत है गाम ग्वाड़ में। नमस्कार आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो कई दिन से इस तरह की बातें चली हुई हैं कि बड़ा है भी, बहुत सारे धर्म ये मानते हैं कि वहाँ मर गया तो बड़ा अच्छा होता, वहाँ मर जाते तो अच्छा होता। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, हिंदू धर्म या सनातन धर्म का जो एक सबसे बड़ा कह सकते हैं, ये पर्व कह सकते हैं, हुजूम कह सकते हैं, उसके भाव कह सकते हैं कि लोग भारत के कोने कोने से या हिंदू समाज का जहाँ विदेश से लेकर कहीं भी रहा हो, वो इस घड़ी का, इस पल का इंतज़ार करता है कि जब भी महाकुंभ आए हम उसमें अपने मान्यताओं के हिसाब से डुबकी लगाते हैं। उसमें कुछ तिथियाँ, कुछ डेट निर्धारित होते हैं कि ये अमृत स्नान है, ये पुण्य वाला स्नान है, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे निर्धारित रहती हैं। तो महाकुंभ आया है और चूँकि महाकुंभ सिर्फ इलाहाबाद में होता है तो भारत के कोने कोने से लोग वहाँ जा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। लेकिन ये जो इतनी मौतें वहाँ पे हो गई और जिस तरीके से जो कहते हैं कि मुस्लिम ये है, मुस्लिम वो है, लेकिन मुस्लिमों ने जैसे ही वो इतनी सारी भगदड़ से मौत हुई, मुस्लिमों ने अपने दरवाजे खोल दिए। जो मुसलमान चुप बैठा हुआ था उसने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, मस्जिदों से रोटी बाटी जा रही है। तो कुछ लोग ऐसे जो रह कर इस तरह की बातें करते रहते हैं जिससे हिंदू और मुस्लिम के बीच दीवार बन जाए, एक दरार पड़ जाए, जिससे वो आपस में लड़ता झगड़ता रहे। देखिए, जो वास्तविक हिंदुस्तान है वो इसी तरह का है जो अभी चल रहा है। सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं, सब एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं। ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है कि मतलब तुम मत जाओ, तुम मत आओ, हम नहीं जाते हैं, तुम नहीं बुलाते हो। ये सब चीज़ें सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। रही बात कुंभ में मृत्यु की, भगदड़ की, मुझे लगता है कि उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि सरकार ने इसे प्रचारित किया इस रूप में कि 144 साल के बाद ये आ रहा है। तो एक आप ही बताइए कि एक धार्मिक व्यक्ति क्या सोचेगा कि ऐसा सिर्फ मेरे जीवन में तो पहली बार ही मेरा यह सौभाग्य है कि मैं इसमें शामिल हूँ। तो एक धार्मिक व्यक्ति चाहेगा कि हम इसमें स्नान करें और सरकार ने हर जिले में, हर जगह पर इसका प्रचार भी किया, व्यवस्थाएं भी की। ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाएं उसने नहीं की, पर जितने लोग पहुँचे उतने लोगों के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी। हालांकि घटना घटने के बाद जिस तरह से सरकार ने उसमें त्वरित एक्शन लिए वो भी काबिले तारीफ है, पर यह है कि इसको मैनेज किया जा सकता था क्योंकि ये धार्मिक कृत्य है, इसमें राज्य को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। एक हिंदू व्यक्ति इस पल का 12 साल से इंतजार करता है, उसे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम आओ, ठीक है, वो स्वतः चला जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको ठीक से व्यवस्था करें, रैन बसेरा बनाएं, खाने पीने की व्यवस्था ठीक हो, साफ़ सफाई ठीक हो,
ये करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने किया भी, पर घटना हुई है तो इसमें जब तारीफ सरकार ले रही है तो उसका जो नुकसान है, जो आलोचना है, वो भी सरकार को सुननी पड़ेगी। रही बात जो कुंभ शुरू होने से पहले जो हमारे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम उसमें मुस्लिम की एंट्री नहीं होगी, उसमें उनके दुकानें नहीं लगेंगी, उसमें ये नहीं होगा, पर आप देखिए कि जब एक हुजूम बढ़ा, एक भगदड़ मची, उसके बाद जिस तरह से मैं, लोग क्यों इसको मुस्लिम हिंदू कहते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं तो भारत का नागरिक मानता हूँ और एज ए सिटीजन, भारत के नागरिक होने के नाते सभी लोगों ने जिस तरह एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, चाय पानी व्यवस्था कर रहे हैं, यही भारत है। और इसको हिंदू और मुस्लिम के नज़रिए से मत देखिए, वो एक सिटीजनशिप के तरीके के सभी भारतीय हैं। यही हमारा मीडिया का भी दोष है और जो इस तरह के प्रोपेगेंडा में फंसे हुए लोग हैं उनका भी दोष है कि हर चीज़ को अगर कोई पुण्य का काम भी करो तो देखो मुस्लिम पुण्य का काम कर रहा है। कोई भाई एज ए सिटीजन, भारत का संविधान किसी को हिंदू मुस्लिम देखता ही नहीं, वो तो एक सिटीजन के तौर पर देखता है। तो वो सेवा जो कर रहा है वो भारत का ही नागरिक है और ये ऐसा ही भारत है। तो इसमें आपको उसकी आलोचना करनी चाहिए जो इस तरह की बातें करते हैं कि ये नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। नहीं, कुछ लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले कावड़ थी, कावड़ में मुस्लिमों की जो ठेलियाँ थी, जो इस ऐसे नाम थे, नाम तक बदलवा दिए गए। तो सरकार भी क्यों ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लेती? क्यों आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कावड़ में ये नहीं जाएगा, अब कुंभ में वो नहीं आएगा, हम उनकी दुकानें नहीं लगने देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम इतिहास में जाते हैं, जब इतिहास पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सब लोगों ने मिलकर अंग्रेजों की से लड़ाई लड़ी। नहीं, देखिए, ये तो भारत के जो संविधान का जो आर्टिकल 19 है, जो स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है, उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें व्यापार करने की भी स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी व्यापार कर सकता है। हैं? जी जी। कल को फिर महाराष्ट्र वाले कहेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार वाले हमारे यहाँ व्यापार नहीं कर सकते, ऐसा होता भी है। गुजरात में अभी पिछले कुछ साल पहले ही आप जिस तरह से बिहारियों को मार के भगाया गया, तो ये भाषा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, कि आप यहाँ नहीं करेंगे, हम वहाँ नहीं करेंगे। ये तो आर्टिकल 19 के व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, चाहे वो किसी भी तरफ के हों, वो भारत के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे होते हैं। तो इस बात पर एक जो ऐसा नहीं है कि ये लोग कहते हैं और लोग मान जाते हैं। अगर लोग बात मानते हैं तो फिर क्यों एक दूसरे की लोग सेवा कर रहे हैं? तो सेवा करने के लिए न कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है। आपके हृदय में मानवता का भाव होना चाहिए, बाकी सेवा करने के लिए पूरा जग पड़ा है। तो ये सब जो लोग बोलते हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है और इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। रही बात नाम छापने की, तो भाई दुकान है तो नाम लगाने में क्या दिक्कत है, वो तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन कोई चीज़ किस इंटेंशन से कही जा रही है वो मैटर करता है। तो आप समझते हैं कि राजनीति है, उसमें इस तरह की बातें होंगी, पर राजनीति है तो अगर इतना ही सब कुछ था तो फिर आपको तो मुजफ्फरनगर सीट हारे ही, कैराना भी हारे, सहारनपुर भी हारे। पर एक ज़्यादातर लोग ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, इन चीज़ों में पढ़ते नहीं हैं। और सामान्य जीवन में व्यक्ति उस तरह का होता नहीं है जिस तरह के राजनीतिक बयान आते हैं। सामान्य जीवन में व्यक्ति एज ए सब लोग एक दूसरे से मिलजुल के घुल मिल के रहते हैं। तो क्या आपको लगता है ये जो कुंभ आया है, इससे कोई ऐसा संदेश जाएगा कि ये हो चुका है, हो गया? नहीं, कुंभ तो मतलब आपको ये अनवरत चलने वाली चीज़ है, ये तो आएगा ही, फिर से आएगा। फिर एक हिंदू धर्म के सभी लोग फिर उस दिन का इंतज़ार करेंगे कि फिर 12 साल के बाद ये आएगा और फिर लोग डुबकी लगाएंगे। जो डुबकी लगा चुके हैं वो फिर दोबारा डुबकी लगाएंगे। तो ये तो मतलब आपको सनातन धर्म का सबसे खूबसूरत चीज़ है जिसको लोग इंजॉय करते हैं।
ठीक है। और लोग उसी तरह से लंगर चलाएंगे, सेवा करेंगे, चाय पिलाएंगे, अपने दरवाजे खोल देंगे, मस्जिदें खुल जाएंगी, मंदिरें खुल जाएंगे, सब कुछ होगा। तो ये रुकने वाला नहीं है, ये अनवरत चलता रहेगा। कितना खर्च लगभग कुंभ पर हो गया अब की बार? खर्च अब आप समझिए कि सरकार की तरफ से तो भाई बजट है उसका, लेकिन अगर सरकार के बजट को छोड़ भी दिया जाए तो अगर 30 करोड़ भी मान लीजिए, 40 करोड़ लोग जैसा सरकार का दावा है कि 40 करोड़ लोग आएंगे, तो आप 40 करोड़ लोग अगर उसमें स्नान कर रहे हैं और एक व्यक्ति मिनिमम अगर 2000 भी खर्च कर रहा है, तो समझिए कि कितने अरब रुपए का वहाँ पे कारोबार हो रहा है। आपको पता ही होगा कि एक दातुन बेचने वाले ने पर डे 7,000 8,000 रुपये का दातुन बेच दे रहा है। तो एक इकोसिस्टम है। भारत का जो धार्मिक उत्सव होता है ना, वो कोई अलग से नहीं होता है, वो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तीनों पर्पज से चलता है। वो राजनीतिक पर्पज उसमें डाल दिया गया है, ठीक है, लेकिन वो भारतीय जनमानस में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तीनों एक दूसरे से जुड़कर चलते हैं। सामाजिक ताना बाना भी बनता है, लोग वहाँ पे सारे भेद मिट जाते हैं, फिर कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का, सब नहा रहे हैं। कोई किसी से भेदभाव नहीं है, सब नहा रहे हैं। तो इससे भी एक संदेश जा रहा है कि जो हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था है उसको भी एक संदेश है ये चीज़ कि जब हम एक साथ नहा सकते हैं तो फिर एक दूसरे के थाली में खा भी सकते हैं, एक दूसरे से शादी विवाह भी कर सकते हैं। तो एक संदेश भी है, तो एक सामाजिक पर्पज भी सिद्ध हो रहा है। धार्मिक पर्पज के लिए तो ये है ही कि हम अपने मान्यताओं को संतुष्ट करने के लिए, अपने चीज़ों को प्रसार करने के लिए, मानने के लिए हम अपना जाते हैं वहाँ पे। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक साथ नहा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक समय था कि जिस तालाब में कुत्ते ने पानी पी लिया उस तालाब में, आज भी बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि घोड़ी पे बैठ के क्यों चला गया, मूंछ क्यों रख ली। आज भी देखता हूँ मैं, बहुत सारी वीडियो इस तरह के वायरल होते रहते हैं। ये कैसे समाप्त हो सकता है? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि चूँकि एक सामाजिक समस्या है और 15 अगस्त 1947 के बाद साफ साफ ये चीज़ें घोषणा कर दी गई कि ये सब चीज़ें मान्य नहीं होंगी। जिस प्रकार से यह कहना कि तुम यहाँ व्यापार नहीं कर सकते अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसी तरह से ये सब चीज़ें भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। पर ये सारी चीज़ें सामाजिक समस्या है, इसलिए इसमें टाइम लगेगा। लेकिन हमारे जैसे, आप जैसे और भारत के तमाम लोग जो हैं उसको धीरे धीरे करके इसमें चोट करते रहेंगे और वो टूटता जाएगा। और इसमें कुंभ एक बड़ा संदेश दे रहा है इस देश को कि हम जब एक साथ नहा सकते हैं तो एक साथ हम खा भी सकते हैं। तो अगर इस तरह अब जो लोग वापस आएंगे, जो लोग वहाँ गए हुए हैं, तो आने के बाद वो सारी चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो सकती है, आपको लगता है ऐसा? करना चाहिए, मेरा मानना है कि करना चाहिए। अब मैं तभी तो उसका पुण्य है कि आप वहाँ पे जाके जो चीज़ सीखे और उस चीज़ को अपने जीवन में आप नहीं अमल करेंगे तो फिर उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। मैं भी अपने माता पिता को अभी ले जाऊँगा नहलवाने के लिए, ठीक है। तो ये बड़ा संदेश है, आप इसको गौर से एक दार्शनिक तौर पर देखेंगे तो कुंभ का एक बड़ा संदेश है ये। जैसे बिहार में जो छठ है वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मिट जाती हैं, आपको ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर मिट जाता है, कोई पंडित पुरोहित की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरह से महाकुंभ में भी किसी पंडित पुरोहित की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, आस्थावान हैं, डुबकी लगाइए, 3 बजे भोर में, 4 बजे भोर में पूजा पाठ करिए, जल आचमन करिए और हर हर गंगे बोलते, महादेव बोलते हुए चले आइए। इसमें किसी तीसरे की कहाँ ज़रूरत है, किसी दूसरे की कहाँ ज़रूरत है। स्वयं है और उसमें आपकी आस्था है, तीसरा इसमें किसी का ज़रूरत ही नहीं है। तो कुंभ और बिहार का जो छठ पूजा है वो एक भारतीय समाज को, हिंदू समाज को एक बड़ा संदेश दे रहा है। अब धीरे धीरे लोग इस पर सोचेंगे, कहेंगे, फॉलो करेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होंगी। बड़ा वीआईपी का और वीवीआईपी का भी बड़ा वहाँ पे नहाने के लिए अलग बना दिया गया है। जो आम जनता है वो अलग नहा रही है, वीआईपी अलग आ रहे हैं। एक वीडियो और वायरल हो रहा है महाराज जी का कि इनके वीआईपी आ रहे हैं इसलिए एम्बुलेंस को नहीं निकलने दिया जा रहा है, जबकि इसमें बीमार है। नहीं, ये तो गलत है। वीआईपी क्या है, धार्मिक भगवान के नज़र में कौन वीआईपी और कौन आमजन, वो तो सभी उसी के संतान हैं। तो फिर ये व्यवस्था तो सरकार की बनाई हुई व्यवस्था है, समाज की बनाई हुई व्यवस्था है। ईश्वर ने तो ऐसा कुछ बनाया नहीं है, गंगा मैया ने तो कहा नहीं कि अब तुम वीआईपी बन के आओगे तो तुमको ज़्यादा हम पुण्य देंगे और तुम सामान्य व्यक्ति तो, बल्कि तो ज़्यादातर तो अगर
वीआईपी की वजह से अगर ये दुर्घटना हुई है तो वो तो सबसे ज़्यादा पाप के भागी हैं, क्योंकि उनकी वजह से ये घटनाएं हुई। अगर वो भी सामान्य बन के आते तो शायद ईश्वर उन पर ज़्यादा खुश होता। लेकिन ये व्यवस्थाएं जो व्यवस्था तो नहीं कहेंगे, ये जो वीआईपी कल्चर है वो हमेशा दुर्व्यवस्था को जन्म देता है, बहुत सारे लोगों के जीवन को खतरे में डालता है। तो जितना ज़्यादा अगर आम नागरिक इस पर सजग हो जाएगा, सरकार भी उसको करना बंद कर देगी। इसी बीच बजट भी आ गया है, कुछ चीज़ें बढ़ा दी गई हैं, कुछ चीज़ों पर जीएसटी है 12 लाख से ऊपर लगेगा, तो क्योंकि कुंभ चला हुआ है और महाकुंभ का ये स्नान। लेकिन इसी बीच जैसे बजट आया तो बहुत सारे लोग उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं आप? देखो, कोई भी बजट होता है तो उसके कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट होते हैं। जैसे प्लस पॉइंट में उसका ये है कि कर जो छूट मिला हुआ है 12 लाख से जिसकी कम सैलरी है उसको टैक्स नहीं देना है, तो ये एक अच्छा कदम है। क्योंकि सी ग्रेड, डी ग्रेड और बी ग्रेड कम से कम आधा नौकरी जो कर लिए हैं उनको इससे छूट मिलेगी। जब छूट मिलेगी तो उनके पैसे बचेंगे तो वो इनडायरेक्टली वो फिर भारत के डेवलपमेंट में ही काम आएगा। क्योंकि जब हमारे पास पैसे ज़्यादा बचेंगे तो हम ज़्यादा खर्च करेंगे, जब ज़्यादा खर्च करेंगे तो डिमांड और जो सप्लाई का चैनल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो देश की जीडीपी ग्रोथ करेगी। ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि चूँकि मैं भी बिहार से हूँ और बिहार के लिए बहुत सारे मतलब पैकेज दिए गए हैं, मखाना बोर्ड बनाने के लिए बात की गई है और बहुत सारे तमाम जो चीज़ें की गई हैं, तो एज ए बिहारी हम इन चीज़ों को अप्रिसिएट करेंगे। लेकिन भारत में सिर्फ बिहार तो है नहीं, भारत में तो उत्तर प्रदेश भी है, भारत में उत्तराखंड भी है, भारत में पंजाब भी है, हरियाणा भी है, केरल भी है, सिक्किम भी है। तो अगर एक ही परिवार का व्यक्ति, अगर भारत एक परिवार है और एक जो परिवार का मुखिया है अगर किसी राज्य के साथ भेदभाव करता है, किसी राज्य को अब चुनाव की वजह से ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, ये भी गलत है। और बिहार में आप अगर इतना ही बिहार के प्रति आपका प्यार अगर है तो आप उसको स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? दे दीजिए। फिर तो सरकार किसी की भी आए, स्पेशल राज्य का दर्जा होगा तो उसके डेवलपमेंट के लिए सरकार चाहे चुनाव हो या ना हो, वो हमेशा उसको उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी एजुकेशन के क्षेत्र में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसके लिए कोई अभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है, चीज़ें सिर्फ एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम चल रहे हैं। भाई क्लास चलनी चाहिए ना, एग्ज़ाम तो एक मूल्यांकन है कि हम बच्चा पढ़ लिख के कुछ समझ पाया कि नहीं समझ पाया, वो तो एक मूल्यांकन है। लेकिन हम सिर्फ एक ऐसा सिस्टम बना दिए हैं एजुकेशन में कि जहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम हो रहा है, हम डिग्रियाँ बांट रहे हैं। तो सिर्फ डिग्रियाँ बांटने के लिए तुम थोड़ी सैलरी दे रहे हो, बेसिकली क्लास होना चाहिए और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लागू हों, सिस्टम लागू हों जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लास चले। तो इसमें भी है, हेल्थ में भी है, सिक्योरिटी में, बहुत सारे चीज़ों में आप देखते हैं कि आप देख लीजिए जब से बजट पेश हुआ है शेयर मार्केट एकदम डाउन जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो उम्मीद थी लोगों को या बिजनेस क्लास को वो दिखता नहीं है, क्योंकि पिछले जब से बजट पेश हुआ है तब से आपको शेयर मार्केट गिरता ही जा रहा है। तो 2-3 चीज़ें ठीक हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो भारत के इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, भारत के एजुकेशन सिस्टम के लिए, भारत के हेल्थ सिस्टम के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट पर कि ये जो बजट है और जो 12 लाख से नीचे की छूट दी गई है, तो 12 लाख तो कहीं से कहीं लोग, बहुत सारे लोग उन्होंने पूछ रहे हैं कि बताइए आपकी 12 लाख इनकम है कि नहीं है महीने में। अब ये तो जस्ट है कि जब भारत में जो गरीबी अमीरी का जो पैमाना है उसका जब आप देखेंगे तो उसके हिसाब से तो 80% लोग तो गरीबी रेखा में हैं, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को आप खुदे कहते हैं कि हम चावल दे के जिला खिला रहे हैं 5 किलो चावल देकर। तो जो सर्विस क्लास है उसकी सैलरी है, उसमें मैंने बता दिया कि सी ग्रेड, डी ग्रेड और बी ग्रेड की भी सैलरी अभी 12 लाख के साल भर में नहीं पहुंचती है। ए ग्रेड की जिसकी नौकरी है उसका आप उसको कोई आप रिलीफ दिए नहीं हैं। तो
फिर भी कुल मिला जुला के ये सरकार का जो ये निर्णय है कि 12 लाख से नीचे का जो है वो ठीक है, उसमें कोई संशय नहीं है, बहुत बड़े वर्ग को इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अन्य जो चीज़ें हैं, जो उस व्यक्ति से महंगाई के बारे में कम करने के लिए कुछ नहीं कहा गया, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे कि ये महंगाई कम हो, ताकि हमारे जेब में जो पैसे आ रहे हैं वो थोड़ा सा बचत में रहें। तो इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने कुछ रोड मैप नहीं दिया कि एम्प्लॉयमेंट जो बेरोज़गारी दर जो बढ़ रही है उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक, आपका जो बजट है यही 2-3 बिहार को आपने जो पैकेज दिया और जो ये 12%, अरे 12 लाख पर जो आपने कर छूट दी, इसके अलावा इस बजट में आपको सरकार की तरफ से किसी भी क्षेत्र में कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाई। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो आज का जो टॉपिक है खासकर महाकुंभ वाला, इसको लेकर बड़े विवाद छिटे हुए हैं खासकर सोशल मीडिया पर। तो मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भारत संविधान को मानने वाला देश है और संविधान के अनुसार देश चलता है, और जैसे जैसे हम संवैधानिक मूल्यों को समझेंगे वैसे वैसे हमारी समझ बढ़ेगी, और जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी तब हम इस तरह के जो मुद्दे आते रहते हैं कि हिंदुओं ने वहाँ मुसलमानों की मदद कर दी, मुसलमानों ने अब मस्जिदें खोल दी, वो दूर हो जाएंगी। क्योंकि हम उस नज़र से देख नहीं पाते जिस नज़र से संविधान देखता है। हम देखते हैं इस नज़र से कि मुसलमानों ने मदद की, हिंदुओं ने मदद की। खैर, आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें गाम गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।